चलो बच्चों लोग शुरू करते हैं मेरे साथ सेशन। हम लोग दरअसल मेरे साथ क्या कर रहे हैं, हम लोग एडीआई के एग्ज़ाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है जिस पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे भावना सबसे ज़्यादा है, एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। एमसीक्यूज सॉल्व करने के दौरान मैं आपको जो है उस डिटेल एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करता हूँ, जिससे ये होता है कि आपको आगे पीछे की थ्योरी है वो पूरी तरह से समझ जाती है और एग्जाम में परफॉर्मेंस निकलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी वाले प्रोस्पेक्ट से इंग्लिश का आज दूसरा वाला सेशन जो है मेरे साथ देखने वाले हैं। एक सेशन मैंने इसका ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, दूसरे वाले सेशन की अभी बारी है। चलिए काम जरा शुरू करते हैं। तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में ये कह रहा है कि डैश प्लेयर्स सिंग डैश सॉन्ग इन द ऑनर ऑफ डैश चीफ मिनिस्टर, और उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको दरअसल इनमें से कोई एक ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करके बताना है। ठीक, तो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं पूरे राज्य में एक ही होते हैं, तो कोई ऐसी चीज जो यूनिक होती है उसके लिए हम लोग द का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस के लास्ट वाला जो ब्लैंक है उसमें फॉर श्योर द ही आएगा, ये वाली बात को लेकर मैं एकदम श्योर हो चुका हूँ। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि चारों ही ऑप्शन में द लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि इस वाली लाइन से मैं कुछ कैटेगराइज नहीं कर पाऊंगा, कोई ऑप्शन जो है डिस्कार्ड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है भाई, अभी के लिए चारों ऑप्शन कंसिडरेबल हैं। अब सैंग अ सॉन्ग होता है, अ का मतलब होता है कोई, मतलब उन्होंने कोई गाना गाया ऐसा, तो सैंग अ सॉन्ग होता है। तो द के पहले मुझे अ चाहिए, द के पहले यहाँ पर द है तो ये ऑप्शन गलत है, द के पहले द है तो ये ऑप्शन गलत है। ये और ये ऑप्शन में से कोई एक सही हो सकता है, मतलब इस क्वेश्चन का अब मैं जो भी जवाब मारूंगा या तो ए मारूंगा या तो डी मारूंगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ए और डी में फर्क क्या है कि या तो आप ए लगा सकते हो या तो आप द लगा सकते हो। अब यहाँ पर आप अगर ए लगाओगे तो ए जो होता है सिंगुलर नाउन के लिए लगता है, प्लेयर्स यहाँ पर प्लूरल है, तो इसका मतलब ए तो नहीं लगेगा, इसका मतलब ए ऑप्शन भी सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सेंटेंस बनेगा द प्लेयर्स sang a song in the honor of the chief minister। स्वीकार है? कंफर्टेबल है आप लोग इस वाली बात को लेकर? चलिए आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन, यही हमने इसका आंसर चुना था, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के पास। क्या आ गया मेरे पास अगला वाला? हाँ, इस वाले क्वेश्चन में कहता है आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ अंडरलाइन वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंस। ये एक सेंटेंस उन्होंने बनाकर दिया हुआ है जिसमें एक शब्द जो है अंडरलाइंड है और इसका वो मुझे जेंडर डिफाइन करने के लिए कह रहे हैं। सेंटेंस में कहता है द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स टू रीड द चैप्टर। ठीक है, और आपको बताना है कि ये जो टीचर है इसका जेंडर क्या है। कंफर्टेबल है आप लोग? तो जो टीचर है उसका तो कोई जेंडर नहीं होता है ना, और क्योंकि टीचर का कोई जेंडर नहीं होता है तो इस वजह से ये जो जवाब होगा ये होगा न्यूटर जेंडर का। जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या? डी। सही है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली कॉमन जेंडर से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, न्यूटर जेंडर इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे। न्यूटर जेंडर में यहाँ पर जैसे ट्री होता या फिर जैसे मान लिया कि स्नेक होता, तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग न्यूटर जेंडर में कंसिडर कर लेते हैं, जिसका हम लोग फेमिनाइन है कि मस्कुलिन है वो डिफाइन नहीं कर पाते। लेकिन जो टीचर है वो दरअसल एक पोस्ट है, तो टीचर क्योंकि एक पोस्ट है तो पोस्ट के लिए हम लोग कॉमन जेंडर डिफाइन कर रहे हैं कि उसमें वो मेल या फीमेल किसी के लिए भी हो सकती है। ठीक है, तो जो भी पोस्ट वगैरह होती है वो हमेशा कॉमन जेंडर में काउंट होती है। सही है, अगला है, अगला वाला क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज प्लांट यूज्ड एज अ वर्ब। आपको बताना है कि ये 4 सेंटेंस है, इन चारों सेंटेंस में जो प्लांट है, ये जो प्लांट एक शब्द है वो एक वर्ब की तरह, क्रिया की तरह प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो कहता है द पावर प्लांट इज ऑपरेशनल। तो जैसे भिलाई स्टील प्लांट है तो वो क्रिया तो नहीं है, वो तो एक जो है नाउन हो गया वो, है ना। तो ये जो प्लांट है वो इस वाले सेंटेंस में एक नाउन की तरह प्रयोग किया गया है, न कि वर्ब की तरह। स्वीकार है? ठीक है, तो मैंने पहले वाले ऑप्शन में ये वाली चीज को डिसाइड किया। यहाँ पर ये जो प्लांट है ये दरअसल एक नाउन है, जैसे भिलाई स्टील प्लांट है ना, दे प्लांट ट्रीज एवरी स्प्रिंग। तो जैसे ही बसंत ऋतु आती है और वो क्या करते हैं, वो पौधे लगाना चालू करते हैं। तो लगाना एक क्रिया है, यहाँ पर जो है लगाने के अर्थ में यूज हुआ है, तो ये दरअसल एक क्रिया है। अगला है द प्लांट नीड्स वाटर। जो पौधे होते हैं उनको पानी की जरूरत पड़ती है, तो ये पौधे हैं यहाँ पर, जो कि एक नाउन होगा। स्वीकार है?
शी विजिटेड द न्यू प्लांट, उन्होंने जो एक नई जगह थी या जो नया वाला जो प्लांट था उसको उन्होंने विजिट किया, तो ये भी जो है एक दरअसल नाउन है। तो इस वाले सेंटेंस में उससे पूछा था कि कौन सा जो सेंटेंस है जिसमें वर्ब की तरह यूज हुआ है वो प्लांट शब्द, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 मतलब ऑप्शन नंबर ए विच इज 2 ओनली। ठीक है, कंफर्टेबल है। आइए फटाक से चलते हैं अपन लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास इसका सही जवाब जो मैंने टिक किया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन कहता है he gave her a bouquet of roses, the underline word gave is, तो उसने जो है उसे बुके दिया। अब से पूछ रहा है कि जो अंडरलाइन शब्द है गिव, ये दरअसल क्या है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी की परिभाषा आपको पता होगी। उसने दिया है तो दिया है तो वो एक दरअसल क्रिया हो गया, क्रिया है मतलब वो क्या बन गया, वर्ब बन गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन कहता है he has not read anything dash Tuesday, अब वो कह रहा है कि इस वाले मंगलवार से उसने कोई भी चीज नहीं पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ा उसने, खाली बैठा है, सो रहा है बस। तो ट्यूसडे जो है, ट्यूसडे मंगलवार जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में ट्रीट किया जाएगा। तो ट्यूसडे क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंस। जब टाइम अनडिफाइन होता है या जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। पॉइंट आ रहा है पकड़ में, तो किसी अनिश्चित समय के लिए फॉर, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो होगा सिंस। सेंटेंस बनेगा ही हैज नॉट रीड एनीथिंग सिंस ट्यूसडे। कंफर्टेबल है, सही है, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे चलो, चलो बहुत ही बढ़िया, आ गए हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये है मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में वो कहता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, बताइए कि कौन सा वाला जो सेंटेंस है वो एकदम करेक्ट है। चलो जवाब देने की कोशिश करते हैं। She went to the market and bought vegetables. She went to the market but bought vegetables. वो मार्केट गई लेकिन उसने सब्जी खरीद ली। अरे भाई मार्केट गई थी सब्जी खरीदने के लिए, लेकिन लगाकर क्या बोल रहे हो। वो मार्केट गई क्या सब्जी खरीद ली, अरे भाई मार्केट गई थी और सब्जी खरीदी ना, गलत है। वो मार्केट गई येट बॉट वेजिटेबल्स, वो मार्केट गई और अब तक सब्जी नहीं खरीदी। और ये येट भी एक रूल बता रहा हूँ जो आपको कहीं भी हेल्प कर सकता है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट ही मुझसे सीखते हुए चला करो। येट जो होता है सेंटेंस के आखिरी में लगता है, बीच में कहीं नहीं लगता, तो बीच में लगा तो वैसे भी ये गलत ही था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वीकार है, कंफर्टेबल है अपन लोग। आइए फटाक से चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आपने यही इसका जवाब चुना, सही है, कंफर्टेबल है। चलिए ये आ गया अपने पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन कहता है कि रजिया वॉज डैश ऑफ द मामुलक डायनेस्टी। तो रजिया जो थी, आपको ख्याल होगा कि रजिया आगे चल के सुल्तान बनती है, जो कि रजिया सुल्तान के नाम से फेमस है। लेकिन शुरुआत पर वो क्या थी, शुरुआत पर वो उस मामुलिक डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। प्रिंसेस की स्पेलिंग गलत है, लेडी प्रिंस टाइप का कोई शब्द होता ही नहीं है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसेस। सही है, स्वीकार है इस वाली चीज को लेकर। अपन आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली अनएक्सेप्टेबल। कोई एक सेंटेंस है जिसमें ग्रामर की बहुत घनघोर मिस्टेक हुई है और हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। आप बताइए आप किसे स्वीकार नहीं करेंगे। मिस्टर जलज इज ट्रेवलिंग अबोर्ड नेक्स्ट मंडे, अब्रॉड नेक्स्ट मंडे। तो जो जलज साहब है वो अगले मंडे जो है बाहर जा रहे हैं, विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं। सेंटेंस एकदम सही है, कोई गलती नहीं है। आई एम नोइंग हिज एड्रेस, ये कौन सा सेंटेंस हो गया। मैं उसका एड्रेस जानता हूं, ऐसे हम लोग बोलते हैं। मैं उसका एड्रेस जान रहा हूं, ये कौन सा सेंटेंस होता है। तो ये जो आईएनजी वाली चीज होती है वो रहा हूं, कर रहे थे, कर रहे हैं, वैसे वाली चीज को लेकर आता है, कंटिन्यूएशन वाली चीज को। तो ये 100% गलत है। हम ऐसा सही करके बोलेंगे आई नो हिज एड्रेस, ये सही है। मैं उसका जो पता है वो जानता हूँ। तीन आगे समझ में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कि ग्रामेटिकल एरर है। बाकी सारे सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। तो उसने बोला था भाई किसमें ग्रामेटिकल एरर है वो बताओ, तो इसका ऑप्शन नंबर बी मैं सही ऑप्शन टिक करके आता। कंफर्टेबल है अपन लोग, ठीक है। आइए चलते हैं फटाक से अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये है मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन, बोल रहा है कि
फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द एरर। आपको बताना है कि इस वाले सेंटेंस में कौन से वाले हिस्से में ग्रामेटिकल एरर है। ग्रामेटिकल एरर पहचानने के लिए जो सबसे बढ़िया टेक्निक होती है वो होती है कि हमें इंग्लिश को ना पढ़ना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप ग्रामर को लेकर कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो जहां आपको जगह मिले, जहां भी जैसा भी कंटेंट मिले, थोड़ा इंग्लिश में हो तो पढ़ते रहा करो, उससे आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कह रहा है दे हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। तो दे जो सब्जेक्ट है इस वाले सेंटेंस का वो दरअसल प्लूरल है। तो क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए जो आप वर्ग का प्रयोग करोगे वो भी प्लूरल ही होना चाहिए। यही सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट साउंड हुआ, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसको हम लोग SVA के नाम से जानते हैं। पॉइंट है पकड़ में? तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए। लेकिन ये जो हैज है ये तो सिंगुलर हो गया, तो हैज सिंगुलर है तो यही गलती है, यहाँ पर हैज नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हैव होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है पार्ट नंबर 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में ग्रामेटिकल एरर है, हैज नहीं आता, हैव आता। बेकार है, ठीक है। आगे चलो, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, आपको बताना है कहां पर ग्रामेटिकल एरर है। ही विल गो टू द मार्केट यस्टरडे। आपको बताना है इसमें कौन से सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है। अब यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। अब बीता हुआ कल मतलब ये हो गया पास्ट की बात, और जब भी हम लोग कहीं पर विल लगाते हैं तो ये दरअसल होती है फ्यूचर की बात। तो या तो वो गया होगा जो कल बीत गया उसमें, या तो वो जाएगा आने वाले कल में। तो यहाँ पर क्योंकि यस्टरडे लगा हुआ है तो इसलिए फ्यूचर वाला टेंस नहीं लगेगा। विल गो गलत है, यहाँ पर आना चाहिए था वेंट। ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। ऑप्शन नंबर बी मतलब कि पार्ट नंबर 2 में ग्रामेटिकल एरर है, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे चलते हैं, ये आ गया मेरे पास सही जवाब, और ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में कहता है मिस अनन्या परस्यूज लॉ। तो एक पर्सन है जिनका नाम अनन्या है, वो जो है लॉ की पढ़ाई कर रही है, ठीक है। इन हर परस्यूट ऑफ लॉ फॉर लास्ट 4 years शी हैज बीन वेरी डेडिकेटेड। और जब वो लॉ की पढ़ाई कर रही थी तो पिछले 4 सालों में वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड भी थी। तो आपको बोल रहा है कि सप्लाई द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको जो करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो इसमें आपको डिलीवर करना है। परस्यू का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यहाँ पर परस्यूट यूज किया गया है। आपको बताना है कि वो सही है या इनमें से कोई और सही है, ये सवाल है। समझ में आ गया? अब इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, ठीक। जवाब ये है कि परसुएशन इसका सही जवाब नहीं होगा, परसुअल भी इसका सही जवाब नहीं होगा, परस्यूट और परसुअल भी इसके कंटेंट में नहीं है। मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो परस्यूट है वही इसका करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वही इसका सही फॉर्म है। परसुएशन, परसुअल और परसुअल ये सही जो टर्म्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नहीं है। रीजन इसका ये है कि जो परसुअल है वो एक अलग ही शब्द होता है जिसकी मीनिंग होती है टू एग्जामिन। मतलब जब हम किसी चीज को एग्जामिन करते हैं या रीड करते हैं तो उसके लिए हम लोग जो है परसुअल शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं। पॉइंट आ रहा है आपको पकड़ में? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एक अलग ही शब्द है जो कि इस वाले सेंटेंस में सूट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो लॉ की पढ़ाई कर रही है ना। आ रहा है समझ में? और जो सेकंड वाला ऑप्शन है परसुअल, वो दरअसल कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस टाइप का दुनिया में तो कोई शब्द होता ही नहीं है, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो है परसुएशन, वो दरअसल परसुएड से बनकर आया हुआ है। तो ये अगर यहाँ पर परस्यू की जगह परस्युएड लिखा हुआ होता तो ये इसका जवाब बन सकता था। समझ में आ गई बात? तो ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, तो इसका जो सही जवाब है वो कौन है? सी। तो इसका मतलब परसूट जो उसने लिखा हुआ वो सही लिखा हुआ है। आते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, ये है इसका सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन कहता है कि आपको जो है अपोजिट मीनिंग बतानी है। इस चीज का ध्यान रखा कीजिए कि कभी वो सिनोनिम पूछता है, कभी वो एंटोनिम पूछता है, और इस वाले क्वेश्चन में वो हमसे जो है एंटोनिम मतलब कि अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है, ठीक है। अपोजिट मीनिंग
किसकी पूछ रहा है, उसने एक शब्द दिया हुआ है वो है टेनेशियस। अब ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनके आपको एंटोनिम और सिनोनिम याद रखना चाहिए, जिसमें से एक उसने जो आपको शब्द लिख कर दिया है वो है टेनेशियस। तो थोड़ा सा इसको अपन याद रखकर जो है इस पर आंसर देने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैंने इसके पहले सेशन में आपको बताया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो है शब्द नया मिल जाता है, उसकी मीनिंग हमको याद नहीं होती है, फिर भी हम लोग ऑप्शन को देखकर उसका जवाब देना जानते हैं। मैं आपकी मदद करता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर में अपोजिट मीनिंग मेरे को बता रही है, फ्लेक्सिबल, डिटरमाइन, परसिस्टेंट, एम्बिशियस। अब देखो डिटरमाइंड और परसिस्टेंट दोनों एक ही तरह के शब्द हैं। परसिस्टेंट का मतलब होता है जब आप किसी चीज में लेकर कंटिन्यूटी में मेहनत करते हो, जैसे आपका एडीए का एग्जाम है तो आप लगातार हर रोज उस चीज को लेकर पढ़ाई कर रहे हो, तो अपने काम में आप परसिस्टेंट हो, ठीक है। डिटरमाइंड का मतलब होता है जब आप किसी काम को लेकर अपने फोकस्ड होते हो। अगर आप किसी काम को लेकर डिटरमाइंड हो, मतलब किसी काम को लेकर दृढ़ हो, तो संभावना ज्यादा है कि आप उसको जो है अचीव कर लोगे, अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे। तो डिटरमाइंड और परसिस्टेंट एक ही तरह के शब्द होते हैं। तो अगर आप डिटरमाइंड मारोगे तो परसिस्टेंट मारना पड़ेगा, परसिस्टेंट मारोगे तो डिटरमाइंड मारना पड़ेगा, और क्योंकि इसमें कोई एक सही है तो आप दोनों तो नहीं चुन सकते, इसलिए बी और सी मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अब तुक्का भी मारने का मेरा मन किया तो मैं ए और डी में कोई तुक्का मारूंगा। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग। अब ए और डी में थोड़ा फर्क समझने की कोशिश करो। एम्बिशियस, कोई इंसान एम्बिशियस है तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव टर्म है, जो कि रिलेटेड टर्म है परसिस्टेंट या फिर डिटरमाइंड का। अगर आप किसी एग्जाम को लेकर या आपके कुछ सपने हैं जिनको आप हासिल करना चाहते हो, जिनको आप जीना चाहते हो, तो आप एक एम्बिशियस पर्सन हो। तो ये भी थोड़ा सा रिलेटेड मीनिंग रखता है डी या बी या सी की। तो बी सी डी जो है एक ही क्रम के शब्द है, इतना तो मैं अंदाज लगा पा रहा हूं ना। मान लिया मैंने टेनेशियस कभी नहीं सुना होगा, लेकिन डिटरमाइंड, परसिस्टेंट और एम्बिशियस तो मेरे लिए कॉमन शब्द है ना, और जो कि तीनों एक ही तरह के हैं, तो जो अलग होगा वो जवाब हो सकता है अलग है, फ्लेक्सिबल, और वही इस क्वेश्चन का जवाब भी है। समझ गए कैसे अपन लोग इसको टिक करते हैं? बेकार है, यही आपने चुना था। चलता हूं मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन में कहता है चूज द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन। कोई एक ऑप्शन इसमें ऐसा है जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है, आपको बताना है वो कौन सा है। तो पहला वाला कहता है कि he married with her last year, he married her last year, he got married to her, he got married last year। तो married के साथ with नहीं लगाया जाता है, दिमाग में रख लीजिए। married with गलत होता है, बाकी सब जो है सही है। married her last year सही है, got married to भी सही होता है, got married भी सही होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। यही बस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है और बाकी सारे ग्रामेटिकली सही है। अगला वाला क्वेश्चन का जवाब मुझे देना है। आइए, माफ कीजिएगा थोड़ा मैं तेजी से ऊपर कर गया। हाँ, तो ये आपके पास एक सेंटेंस उसने बना कर दिया हुआ है जिसमें आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो वो कह रहा है द डिलीशियस केक लुक्स अमेजिंग। तो किसी ने केक बनाया है जो कि देखकर बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है। इट डैश विथ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। अब उसे जो है फ्रेश स्ट्रॉबेरी से हम लोग केक को सजाते हैं ना, तो आपको बताना है कि डेकोरेटेड होगा, टॉप्ड होगा, आर मेड होगा या प्रिपेयर्ड होगा। तो सही जवाब है हाँ, हम जो है डेकोरेट करते हैं फ्रेश स्ट्रॉबेरीज से केक को। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है इज डेकोरेटेड। कंफर्टेबल है अपन लोग? ठीक है, आइए चलते हैं फटाक से अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में फिर से उसी तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स भर के देना है। कह रहा है द फ्लाइट इज डिलेड। जो फ्लाइट है वो देरी से चल रही है। वी डैश इन्फॉर्म्ड बाय ईमेल, और हमें जो है ईमेल के माध्यम से इसकी जानकारी दे दी गई थी। तो इन्फॉर्म्ड क्योंकि पास्ट वाला फॉर्म है, तो यहाँ पर जो भी शब्द यूज होगा ये पास्ट वाला होना चाहिए। अपने पास ऑप्शन में पास्ट में विल बी गलत है, हैव बीन गलत है और आर भी गलत है। ये दरअसल प्रेजेंट होता है, ये फ्यूचर होता है और ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। पास्ट का सिर्फ एक ही शब्द है, वो है वर। तो वी वर इन्फॉर्म्ड बाय ईमेल सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर बी। स्वीकार है? कंफर्टेबल है अपन लोग इस वाली चीज को लेकर? चलिए फटाक से चलते हैं अपन लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ।
ये आ गया मेरे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। फिर से आपको बताना है कि इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा वाला शब्द आएगा। तो वो कह रहा है दिस पेंटिंग इज ब्रीथ टेकिंग। अब ये जो पेंटिंग है इतनी सुंदर है कि इस पेंटिंग को देखकर जान निकल जा रही है। कई कई चीजें होती है ना कि इतनी सुंदर होती है जिनको देखकर हमें लगता है कि बस मर ही जाएं अब एकदम ऐसा, ठीक है। तो वो कह रहा है हु डैश इट। अब दिस पेंटिंग इज ब्रीथ टेकिंग, हु डैश इट ऑप्शन में लिखा हुआ है हु इज पेंटेड, हु पेंटेड, हु विल पेंट, हु हैज पेंट। अब किसी ने पेंटिंग बना दी है तो पास्ट वाली बात हो गई। पास्ट वाली बात के लिए इज जो कि प्रेजेंट वाला टर्म है वो यूज नहीं होगा, विल फ्यूचर वाला टर्म है यूज नहीं होगा, हैज प्रेजेंट परफेक्ट वाला टर्म है यूज नहीं होगा। तो सही जवाब क्या है? पेंटेड, हु पेंटेड इट। इतना सही है, यही क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक लग रहा है यहाँ तक आप सभी बच्चों को? स्वीकार है हम लोग इसको लेकर? थोड़ा सा आगे बढ़ो, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहता है द न्यू रेस्टोरेंट इज मोर बेटर देन द ओल्ड वन। आपको बताना है कि कौन सी वाली चीज जो है यहाँ पर सही की जा सकती है। अब देखो इस वाली चीज को समझो कि जो बेटर है वो बेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट ऐसा होता है ना। तो गुड का सेकंड मतलब कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर। गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर। अब हम लोग कहीं कहीं पर ऐसा बेटर वाली चीज नहीं कर पाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टॉल का टॉलर हो जाता है, गुड का बेटर हो जाता है। लेकिन कई ऐसे शब्द हैं जैसे मान लिया हैंडसम, हैंडसम का हम लोग हैंडसमर नहीं बोलते हैं। हैंडसम का अगर मेरे को ये पॉजिटिव डिग्री और मेरे को कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो हम लोग बोलते हैं मोर हैंडसम। ये बात समझ में आ रही है? तो मतलब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री में बनाना होता है तो या तो ER लगाया जाता है या तो मोर लगाया जाता है। यहाँ पर मैं मोर हैंडसमर नहीं बोला, तो जब मैं मोर हैंडसमर नहीं बोला तो ये मोर बेटर क्यों बोल रहा है? यहाँ पर ये जो मोर है ये गलत है। तो जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। बेकार है, ठीक है। आगे बढ़ू, चलूं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। अच्छा पहले इसका जवाब देख लो, जो आपने चुना है बिल्कुल सही चुना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि द फ्लावर्स आर विल्टिंग। तो जो पौधे हैं वो दरअसल मुरझा रहे हैं। देखो विल्टिंग आपको एक नया शब्द मिला, तो आपको थोड़ा याद करने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई मुरझाने के लिए हम लोग क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे थोड़ा याद करते जाओगे तो आपकी इंग्लिश भी जो है ना बेहतर होती जाएगी। आप थोड़ा भी खुद को पुश नहीं करोगे चीज़ों को याद करने के लिए, दिमाग में रखने के लिए, तो इंग्लिश में जो दर्द है, कष्ट है, पीड़ा है, वो हमेशा बनी ही रहेगी, वो दूर कभी नहीं होगी, ठीक है। अब बोल रहा है द फ्लावर्स आर विल्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दे डैश वाटर। ऑप्शन में लिखा है नीड, नीड्स, विल नीड, हैव। अब भाई पौधे मुरझा रहे हैं और उनको भविष्य में जाकर पानी पिलाओगे तो तुम ये ठीक काम करोगे क्या? नहीं, भविष्य में नहीं पिलाऊंगा। हैव का मतलब होता है कोई काम जो हो चुका है। जब पानी पिला चुके हो तो फिर मुरझा क्यों रहे हैं? तो सी और डी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं है, या तो ए है या तो बी है। अब आपको इस वाली चीज को भी समझना चाहिए। मैंने इसके पहले हालांकि कई दफा आपको ये वाली चीज सिखाई है, एक बार फिर से सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाली बात सच है कि कोई भी ऐसा शब्द हो, जैसे कि मैंने लिखा क्लास या फिर मैंने लिखा बॉय, कोई भी ऐसा शब्द हो जिसमें जिसको अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं, जैसे ये जो है अभी सिंगुलर है, और अगर मैं ऐसे प्लूरल बनाना चाहता हूं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एस या ES लगा देते हैं। जैसे बॉय का प्लूरल आपको जानना है तो वो हो जाता है बॉयज, देखो मैंने एस लगा दिया। क्लास का अगर आपको प्लूरल आपको बनाना है तो वो होता है क्लास, ES लगा दिया तो वो प्लूरल बन गया। तो ये बात सच है, हमने स्कूल टाइम पे सीखा है कि प्लूरल बनाने के लिए एस या ES लगाया जाता है, जो कि एकदम करेक्ट बात है। तो ये जो आपने सीखा है ये आपने एकदम सही सीखा है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ये अधूरा है, इसे पूरा करने की जरूरत है। पूरा कैसे करेंगे हम लोग? हाँ, ये वाली बात सच है कि एस या ES लगाने से जो शब्द है वो प्लूरल बनते हैं, लेकिन वो शब्द सिर्फ और सिर्फ कौन होने चाहिए? नाउन होने चाहिए। लेकिन वर्ब के केस में क्या होता है? वर्ब के केस में अगर आपने एस या ES लगाया, जैसे मान लिया मैं एक शब्द लेता हूं रन, अब अगर मैं इसको रन्स करता हूं, RUNS करता हूं, तो ये बन जाता है सिंगुलर। इस चीज को आप समझो।
नाउन के केस में एस या ईएस लगाने से वो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब के केस में एस या ईएस लगाने से वो सिंगुलर बनता है। जैसे मैं एक शब्द लेता हूं नीड, नीड में अगर मैंने एस लगाया तो वो बन जाएगा सिंगुलर, और ये जो नीड है वो रहेगा प्लूरल। ये आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो नीड है ये दरअसल प्लूरल है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और जो नीड्स है ये दरअसल सिंगुलर है, इसमें आपको कोई गलती नहीं करनी है। अब मैंने आपको इस वाली ही क्लास में बताया, क्या बताया मैंने आपको, कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो रखा है। एग्रीमेंट ये है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। यही एग्रीमेंट साइन है। तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरे को प्लूरल वर्ब ही चुनना पड़ेगा, और इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको पूरी कहानी इसलिए दी कि एग्जाम में किस भी तरह का क्वेश्चन है आपको हैंडल करने में आना चाहिए। बाकी उम्मीद है आपने इस वाले क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा और जवाब भी सही दिया होगा। क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया, शाबाश। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके पास क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट व्हिच वन बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आपने इस वाली चीज़ को कई दफ़ा सुना होगा कि ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर से कोशिश करेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द टेलर सेड द टेलर सेड टू हिम will you have the suit ready by tomorrow evening। तो टेलर ने एक इंसान से कहा कि क्या तुम कल शाम तक इस सूट को तैयार कर दोगे। तो क्योंकि वो सवाल पूछ रहा है इसलिए सेड का बन गया आस्क्ड। तो जहां जहां पर आस्क्ड है वो सही है, अभी तो हर जगह पर आस्क्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब सही है। ठीक है, अब जब भी आप आस्क लगाते हैं तो आपको एक शब्द का प्रयोग करना पड़ता है इफ। दैट का प्रयोग फिर नहीं होता है। दैट का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, यहाँ पर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है इसलिए दैट नहीं लगा रहे हैं, इसलिए ए और बी मेरा गलत हो गया। जो भी जवाब मारूंगा सी और डी में एक मारूंगा। ठीक है, अब विल जो शब्द है उसका पास्ट फॉर्म बनाना होता है। विल का पास्ट होता है वुड, विल का विल नहीं यूज होगा, उसका पास्ट फॉर्म वुड यूज होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही है, स्वीकार है, आप लोग कंफर्टेबल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये आपने चुना, देख लो जरा आपने। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं जिसमें आपको जो है क्या करना रहता है, मैचिंग बनानी रहती है। तो ये थोड़ा आपको याद करना है कि किसके जो है झुंड को या किसके जो है बछड़े वाले फॉर्म को, मतलब कि जो वो बच्चे होते हैं तो उस वाले फॉर्म को क्या कहा जाता है, ये भी आपको थोड़ा याद करना है। ठीक है, तो चलो मेरे साथ थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं। कंगारू, कंगारू के लिए जो उसका बच्चा होता है, कंगारू के बच्चे को हम लोग कहते हैं जोए। ठीक है, अगला है प्लेटिपस। अगर आपको ना पता हो तो गूगल कर लेना प्लेटिपस क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऐसे उसके मतलब पैर जो है ऐसे छप्पर की तरह होते हैं, मतलब ऐसे फैले हुए रहते हैं। तो इसे आप गूगल कर लेना प्लेटिपस कैसा दिखता है। तो प्लेटिपस के बच्चे को हम लोग बोलते हैं हैचलिंग। फेल्कॉन, फेल्कॉन को भी अगर आपको ना ख्याल हो तो आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसा दिखता है। उसके बच्चे को हम लोग बोलते हैं याज। ठीक है, कैमल तो आपने मेरा ख्याल है ऊँट देखा ही होगा, ऊँट के बच्चे को हम लोग बोलते हैं काफ। और एल्पका, एल्पका के बच्चे को हम लोग बोलते हैं, एक ही बच्चा है सीटा। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। कंफर्टेबल है आप लोग? तो इस हिसाब से जो मैच हो रहा है मेरा वो हो रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डन है। चलो आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको बताना है कौन से वाले हिस्से में जो है ग्रामेटिकल एरर है। शी इज द मोस्ट टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो अब ये वही वाली गलती हो गई, जैसे ऊपर जो है हैंडसम का मोर हैंडसम बनता है, मोर हैंडसमर नहीं बनता है। वैसे ही जैसे मेरे को हैंडसम से मोर हैंडसम बना, अब उसका अगर मेरे को सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए तो मोस्ट हैंडसम हो जाएगा, है ना।
तो मैं जहां पर ये EST वाली चीज नहीं लगा पाता हूँ, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट वाली चीज नहीं कर पाता हूँ, वहां पर मोस्ट लगाता हूँ। अब जब एक बार EST लगा दिया तो फिर मोस्ट क्यों लगा रहा है वो? और अगर वो मोस्ट लगा रहा है तो हैंडसमेस्ट थोड़ी बोलते हैं अपन लोग, पता आपको? तो दोनों चीज एक साथ नहीं आती है, इसका मतलब पार्ट 2 में गलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर 2। सही है, ओके हैं अपन लोग। चलिए फटाक से चलते हैं अपन लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये इसका जवाब ऑप्शन नंबर 2 आपने टिका था, ये एक बार देख लो जल्दी से। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा मेरे सामने। अगले वाले क्वेश्चन पे कहता है द टीचर गेव अस मेनी इंफॉर्मेशंस। अब जो टीचर है उन्होंने हमको बहुत सारी जानकारी दी। मैंने आपको इसके पहले बताया है कई दफा, जो इंफॉर्मेशन शब्द है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, और आपको याद रखना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। SCN का मतलब होता है एक वचन, गणनीय और संज्ञा। मैंने बताया ये एक वचन होता है, यहाँ पर ये S लगाकर उसको गलत करने की कोशिश कर रहा है। इंफॉर्मेशन टाइप का दुनिया में कोई शब्द नहीं होता है, इंफॉर्मेशन ही बस शब्द होता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर C। ठीक है, बेकार है यहाँ तक अपन लोग। चलते हैं जल्दी से अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि नीदर लाइक्स टी नॉर कॉफी। अब देखो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको गलती पहचानने के लिए कहा जा रहा है। तो आपने कई दफा ये सुना होगा कि नीदर के साथ जो जोड़ी बनती है वो नॉर की बनती है, नीदर नॉर होता है। नीदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये ना तो वो। तो सेंटेंस की मीनिंग है वो ना तो टी पसंद करता है ना तो कॉफी पसंद करता है, उसको तो कुछ और ही पसंद आता है। पॉइंट आ रहा है पकड़ में? तो उसको कुछ और ही पसंद आता है, ये उसको पसंद आता है। तो इसलिए वो बोल रहा है कि ना मेरे को टी चाहिए ना मेरे को कॉफी चाहिए, कुछ बड़ा व्यवस्था करवाइए, दामाद जी बहुत समय बाद घर आए हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर A, बाकी सारे के सारे गलत है। कंफर्टेबल है यहाँ तक अपन लोग? आगे चलो, आइए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन कहता है मिस छाया विल ओपन अ केक शॉप नेक्स्ट वीक। तो मिस छाया जो है अगले हफ्ते एक केक शॉप ओपन करने वाली हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो सेम मीनिंग रखता है, सेम मीनिंग इसमें कौन सा सेंटेंस रखता है वो हमको बता दो। ठीक है, तो अगले हफ्ते केक शॉप ओपन करने वाली है। तो पहला है मिस छाया इज गोइंग टू ओपन अ केक शॉप नेक्स्ट वीक, ये तो एकदम सेम मीनिंग है। मिस छाया इज ओपनिंग अ केक शॉप नेक्स्ट वीक, सही मीनिंग है। मिस छाया ओपन्स अ केक शॉप नेक्स्ट वीक, सेम मीनिंग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है, कंफर्टेबल है आप लोग इस वाली चीज को लेकर, आगे बढ़ जाए। चलिए, उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। आते हैं अपन अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आपने चुना इसका ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, मैं थोड़ा सा बोर्ड से इसलिए हटता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन बहुत साफ और क्लियरली दिखाई दे, और आपको भी जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को देखकर आंसर देने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, दे सॉ डैश यूनिकॉर्न इन द फॉरेस्ट। अब उन्होंने कोई यूनिकॉर्न जंगल में देखा। अब यहाँ पर कोई के लिए जो शब्द है, कोई के लिए जो शब्द है वो या तो ए होता है या तो एन होता है। मतलब ये भी बोल सकते उन्होंने एक यूनिकॉर्न जंगल में देखा, वो भी सही है। या तो ए लगेगा या तो एन लगेगा, द नहीं लगेगा। और सम जो है प्लूरल के लिए लगता है तो सम भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब सवाल है कि यहाँ पर ए लगाऊं कि एन लगाऊं। तो मैंने आपको बताया है अपनी इसके पहले वाली क्लास में कि यूनिकॉर्न का जो पहला वाला जो शब्द है, मतलब यूनिकॉर्न का जो पहला जो अक्षर है उसका साउंड सुनना होता है। यूनिकॉर्न को जब मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, य यूनिकॉर्न। तो हो सकता है मेरी हिंदी थोड़ी सी खराब होगी, उसको अदरवाइज मत लेना, ऐसा कुछ करके मेरे को लिखना पड़ेगा। ठीक है, यूनिकॉर्न ऐसा कुछ लिखूंगा मैं। तो यह जो है यूनिकॉर्न में यह जो है वो पहला वाला साउंड कर रहा है, बाद में ऊ आ रहा है। तो यह पहला साउंड कर रहा है, तो वो ये मेरे हिंदी के स्वर अ आ ई ऊ में तो नहीं फंसता है, नहीं फंसता है। इस वजह से फंस जाता तो एन लगाते, नहीं फंसा इसलिए अपन लोग ए लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ए, अ यूनिकॉर्न सही जवाब होता है। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग? आइए चलते हैं फटाक से अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है he wants to buy dash new dress for the party। वो जो है पार्टी के लिए नया ड्रेस खरीदना चाहती है, एकदम सही बात है। मतलब थोड़ा सा बॉयज में ऐसा होता है कि उनको एक टी शर्ट पहना दो पूरा हफ्ता चला देते हैं,
गर्ल्स में ऐसा होता है कि अगर वो कोई कपड़ा एक बार पहनती हैं तो वो दोबारा नहीं पहनती हैं, वो उनका अपना ट्रेंड है, उनको फैशन में रहना पसंद है, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो पर्सन है वो एक नया ड्रेस खरीदना चाहती है, हो सकता है कि पड़ोसी ने जो है एक नई गाड़ी खरीदी होगी, जिसको उन्होंने इनको बुलाया हो कि आइए गाड़ी देख कर जाइए, तो उनकी वो गाड़ी देखने जाएंगी तो नया कपड़ा पहन के जाएंगी। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ही वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू ड्रेस या द न्यू ड्रेस। तो भाई द तो मतलब स्पेसिफिक चीजों के लिए तो नहीं लगेगा, सब मैंने बताया प्लूरल में लगता नहीं लगेगा, ए और एन में कुछ लगने वाला है। अब न्यू में आ रहा है न, आधा न फिर यू है ना, तो जो पहला जो साउंड है वो न का है, जो कि मेरे हिंदी के स्वर का नहीं मैच किया, नहीं मैच कैसे लगा रहा हूँ ए। He wants to buy a new dress for the party। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फटाक से अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आपने इसका जवाब चुना, उम्मीद है इस वाले जवाब को लेकर आप स्वीकार होंगे। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है द फिल इन द ब्लैंक्स हमें बना हुआ है, द डैश ऑफ द हॉर्सेस आर प्रोटेक्टेड बाय आयरन शूज। तो ऐसा होता है ना कि जो घोड़े होते हैं, घोड़ों के पैरों में नाल लगाई जाती है, आपने देखा होगा, ताकि उसके जो पैर हैं जब वो दौड़े तो छिल ना जाए। तो घोड़ों के पैरों पे वो नाल लगाना चाहते हैं, तो घोड़ों के जो पैर होते हैं, आपने देखा उसमें सैंडल लगा होता है, गाय में जैसे सैंडल होता है, घोड़ों में सैंडल लगा हुआ होता है। अब सब पूछ रहा है कि इसमें से वो कौन सा शब्द है। हूफ जो होता है वो एक टांग के लिए होता है, घोड़े की एक नहीं 4 टांगे होती है, और चारों में हमको जो है उसमें नाल लगानी है ना। तो हूफ का प्लूरल मुझे चुनना पड़ेगा, हूफ का प्लूरल हुप्स होता है, हुप्स भी नहीं होता है, हुप्स ये सही शब्द है। हुप सिंगुलर था इसलिए इसको नहीं चुन रहा हूँ, जो सही शब्द है ऑप्शन नंबर सी है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर सी। सही है, तक आप लोग कंफर्टेबल है, यही आपने चुना भी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है ही इज नोइंग डैश, ही इज नोइंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था शायद, ही इज नोइंग नहीं होता, ही नोज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन होगा। तो कहाँ पर गलती है, ऑप्शन नंबर 2 में गलती है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ये हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस पेन नहीं चला रहा हूँ, थोड़ा सा फुर्ती में आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा क्वेश्चन इस वाले वीडियो में करवाया जा सके। अगला है शी डिड नॉट रोट अ लेटर। इसमें आपको बताना है कि गलती कहाँ पर है। तो 2-3 कंसेप्ट बताऊंगा, उसे थोड़ा सा याद कर लेना। एक कंसेप्ट ये है कि डू, डिड और डज के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, रट लो। इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इस पर एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। दूसरा कंसेप्ट है हैज, हैव और हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, रट लो। इसे आपको याद कर लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एग्जाम में हमेशा इस पर क्वेश्चन फंसते हैं, इस बार भी फंसा है तो देख लो। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि है डिड। ये डिड के साथ मैंने आपको बताया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये रोट जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, गलत है ये। तो जो गलती है वो है ऑप्शन नंबर 3 में, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी में। रोट नहीं होना था, राइट होना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है राइट, शी डिड नॉट राइट द लेटर। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट याद रहेगा। डन है, आगे बढ़ जाओ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला वाला क्वेश्चन कहता है दे हैव बीन लिव्ड हियर फॉर मेनी ईयर्स। वो जो है यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं ना, तो कई सालों से वो रह रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो दे हैव बीन लिव्ड, अब जो लिव्ड है ईडी है, ये दरअसल पास्ट वाली बात को बताता है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर, फॉर का मतलब होता है से, और ये एक अनडिफाइंड टाइम है, तो इसके लिए फॉर जो लगा है वो सही लगा है। मैं बोल रहा हूँ ये वो यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं, ये लिव्ड जो है पास्ट वाली बात होती है, मतलब रहकर चले गए। अरे भाई जब रह रहे हैं तो चले कैसे जाएंगे, लिव्ड नहीं होगा, लिविंग होगा। दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर मेनी ईयर्स, जो गलती है वो ऑप्शन नंबर सी में है। उसने बताया था, उससे पूछा था एरर बता दो कहाँ मिल रहा है, मेरे को ऑप्शन नंबर सी में एरर मिल रहा है। अगला वाला क्वेश्चन है, ये आपने जवाब ढूंढा था, बहुत बढ़िया ढूंढा था। अगला है शी हैज बीन टू पेरिस
लास्ट ईयर। अब फिर से वही वाली बात, लास्ट ईयर तो सिंपल पास्ट की बात है ना, भाई वो जो है पिछले साल पेरिस गई, बस इतना ही। हैज लगा दूंगा तो क्या बनेगा पता है, वो पिछले साल पेरिस जा चुकी है, ऐसा सेंटेंस बनेगा। तो भाई पिछले साल पेरिस जा चुकी है ऐसा नहीं बोलते अपन लोग, पिछले साल पेरिस गई ऐसा बोलते हैं अपन लोग। और ये जो हैज है ये दरअसल प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज होता है, और ये दरअसल लास्ट ईयर जो है पास्ट के लिए यूज हो रहा है। तो अगर उसको पास्ट में बोलना है तो हेड भी लगाता तो भी एक बार सोचता कि कंसिडर करूं या नहीं करूं। हैज लगा दिया तो कंसिडर ही नहीं करूंगा क्योंकि ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है, तो अलग अलग बात कैसे चल जाएगी। तो यहाँ पर जो सही सेंटेंस बनेगा, शी वेंट पेरिस लास्ट ईयर, बस, शी वेंट टू पेरिस लास्ट ईयर। तो जो गलती ऑप्शन नंबर 2 में है। बेकार है, कंफर्टेबल है आप लोग इस वाले चीज को लेकर। आइए, ये ऐसे स्पेलिंग एरर वाले भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा स्पेलिंग एरर वाला। तो इसको अच्छे से समझ के आंसर कीजिएगा, इसमें कोई कंसेप्ट हार्डकोर नहीं होता है, स्पेलिंग आपको आनी ही चाहिए, उसमें आप कुछ नहीं किया जा सकता। देख लीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अननेसेसरी को इस तरीके से लिखा जाता है। सेट है, यहाँ तक अपन लोग कंफर्टेबल है, ठीक है। तो मैं ना आपको ना एग्जाम जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि तो वही करवा रहा हूँ, ना टफ करवा रहा हूँ ना इजी करवा रहा हूँ, वो करवा रहा हूँ जो पेपर में आए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने इस वाले सेशन को एंजॉय किया होगा। मुलाकात होगी आपसे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।